नमः प्रियाः छात्राः। सम्प्रति वयं पञ्चमः पाठः पंडिता रमाबाई पठिष्यामः। कृपया ध्यानेन शृण्वन्तु। पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगी कि आप पहले शब्दार्थ पढ़ें। जो शब्दार्थ यहाँ पर दिया होता है पाठ के अंत में, उसको आप सर्वप्रथम पढ़ें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि कई शब्दों के अर्थ आपको मालूम होंगे, आप शब्दों के अर्थ जानेंगे। तो पढ़ने के दौरान अगर यही शब्द वाक्य में आएंगे तो आप उनका अर्थ जानेंगे और आपको वाक्य को हिंदी में अनुवाद करने में और उसको समझने में आसानी होगी। तो आप पाठ पढ़ने से पहले शब्दार्थ को पढ़ लीजिएगा, हो सके तो उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद अब मैं आपको शुरू से पढ़ाना शुरू करूंगी। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, स्त्री शिक्षा मतलब वीमेन एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य मतलब जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति जिन्होंने उस क्षेत्र में इतना अधिक काम किया हो कि जिनका नाम सबसे आगे लिया जाए, प्रमुखता से लिया जाए, ऐसे पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ? 1858 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। उसी को संस्कृत में मैंने पढ़ा 1858 जो 1858 ईस्वी होता है, उनका जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? पंडिता रमाबाई का। तस्याः पिता मतलब उनके पिता, तस्याः मतलब रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले, उस समय में, तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। उस समय में, उस किस समय में? जब पंडिता रमाबाई का समय था, जब उन्होंने जन्म लिया, उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वह बहुत खराब थी, चिंतनीय थी, सोचनीय थी, मतलब अच्छी नहीं थी। स्त्रियों को पढ़ाना इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण जो है वह प्रायः प्रचलित नहीं था, मतलब लोग लड़कियों को, महिलाओं को संस्कृत पढ़ाना अनिवार्य नहीं समझते थे, नहीं पढ़ाते थे। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत। लेकिन डोंगरे कौन? अनंत शास्त्री डोंगरे, कौन? रमाबाई के पिता। इन्होंने जो यह रूढ़िवादी धारणा थी, जो पुरानी धारणा थी, जो छोटी सोच थी कि स्त्रियों को नहीं पढ़ने देना है, संस्कृत नहीं पढ़ाना है, ऐसी गलत बात को, ऐसी गलत धारणा का त्याग करके उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। संस्कृतम अध्यापयत, उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम, इस प्रकार से, सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहयत, और इस वजह से, इस कारण से उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। समाज की प्रताड़ना मतलब समाज द्वारा दिए गए कष्ट को। समाज ने उनको क्यों कष्ट दिया? क्योंकि समाज के हिसाब से लड़कियों को संस्कृत नहीं पढ़ाना है, लेकिन उन्होंने उस परंपरा का खंडन किया, तोड़ा, विरोध किया और अपनी ऊंची सोच की वजह से, अपनी आधुनिक सोच की वजह से और उन्नति की सोच की वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया और इस कारण से समाज ने उनको कष्ट दिया, जिसे उन्होंने सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके पश्चात रमा भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि जब उनकी माता ने संस्कृत पढ़ लिया तो माता ने फिर पुत्री को भी सिखा दिया। तो इस प्रकार से रमा ने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किया, उन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। किन से प्राप्त किया? अपनी माता से प्राप्त किया। और उनकी माता ने किन से प्राप्त किया? रमा के पिता से प्राप्त किया। तो इस प्रकार रमा ने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। आइए अब आगे देखते हैं।
कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय के साथ रमा के पिता जो हैं वह गरीब हो गए, निर्धन हो गए, उनके पास धन का अभाव हो गया। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। तस्याः मतलब उनके मतलब किनके? रमाबाई के माता पिता, पितरौ मतलब माता पिता, और ज्येष्ठा भगिनी मतलब बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िताः मतलब अकाल से पीड़ित होकर, अकाल मतलब किस चीज़ का? धन का अभाव, तो दुर्भिक्ष पीड़ित होकर दिवंगत हो गए। दिवंगत होना मतलब उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्राः सह पदभ्यां समग्रम भारतम अभ्रमत। और उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैर के द्वारा मतलब पैरों के माध्यम से पैदल ही सारे भारत में घूमी, और घूमते हुए वह कहाँ पहुँची? भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। घूमते हुए वह कोलकाता पहुँची। कोलकाता पहुँचने के बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। उनके संस्कृत की विद्वता के कारण, संस्कृत वैदुष्येण मतलब संस्कृत का ज्ञान होने के कारण, संस्कृत में बेहद विद्वता होने के कारण लोगों ने उन्हें क्या नाम दिया? पंडिता और सरस्वती जैसे उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव मतलब वहाँ ही, तत्र जोड़ एव वहाँ ही, सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। उन्होंने वहाँ ही ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्राप्तवती। और उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए मतलब संपूर्ण स्त्री जाति के लिए वेद शास्त्र और संस्कृत की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। शुरुआत में आपने देखा पाठ की शुरुआत में कि लोग स्त्रियों को संस्कृत पढ़ने से वंचित रखना चाहते हैं, मतलब अलग रखना चाहते हैं। लेकिन रमाबाई ने न सिर्फ स्वयं संस्कृत सीखा बल्कि आगे उन्होंने यह भी आंदोलन शुरू किया कि वह बाकी तमाम नारियों के लिए, बालिकाओं के लिए संस्कृत और वेद शास्त्र का अध्ययन कराया जा सके। इसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया। आइए आगे देखते हैं। अब है 1880। इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? 1880 ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में, बांकीपुर एक जगह का नाम है, और वहाँ के कोर्ट में, वहाँ के न्यायालय में विवाह किया। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। और दुख की बात देखिए, संघर्ष की बात देखिए कि शादी के मात्र 1.5 साल के बाद, सार्ध समय लेखनम में भी आपने सीखा है कि सार्ध मतलब आधा, तो 1 साल और आधा साल तो कितना हो गया? 1.5 साल हो गया, मतलब 1.5। तो सार्धैकवर्षात् मतलब 1.5 साल के बाद ही उनके पति की भी मृत्यु हो गई। किनके पति की? रमाबाई के पति की, और उनका नाम था विपिन बिहारी दास, जिनसे उन्होंने 1880 में शादी की थी बांकीपुर न्यायालय में। लेकिन शादी के 1.5 साल के बाद ही उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तदंतरम उसके बाद, इन सब के पश्चात, आफ्टर दैट, सा पुत्र्या मनोरमया सह, वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौट आई। जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रति आगच्छत मतलब लौट गई। कहाँ? उनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। तो वे अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र ही चली गई। लेकिन इस बीच उनको एक पुत्री हुई जिनका नाम मनोरमा था। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए, स्त्रियों के, महिलाओं के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया।
अर्पित कर दिया मतलब अपना पूरा जीवन लगा दिया उस काम के लिए। उन्होंने यही काम सबसे प्रमुखता से किया अपने जीवन में कि उन्होंने स्त्री शिक्षा को और उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उनके आत्मसम्मान के लिए काम किया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम रमाबाई नारी शिक्षा विषये स्वमतं प्रस्तुतवती। उसी समय हंटर शिक्षा आयोग था, भारत में आया था। तो हंटर शिक्षा आयोग के सामने रमाबाई ने महिला शिक्षा के विषय में अपना मत, अपना विचार प्रस्तुत किया। नारी शिक्षा विषय मतलब महिला की शिक्षा के विषय में स्वमतम मतलब अपना विचार, अपने विचार उन्होंने प्रस्तुतवती मतलब प्रस्तुत किए, सामने रखे। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश भी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से वे प्रभावित हुई। वहाँ ईसाई धर्म में स्त्रियों के बारे में जितने उत्तम विचार थे, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके सम्मान को लेकर, उनको संपत्ति में हिस्सा को लेकर, तो इन सब बातों को देखकर वह बेहद प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। और इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका गईं और अमेरिका जाकर उन्होंने तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ पर जाकर, कहाँ पर, तो अमेरिका में जाकर, तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए, सहायतार्थम मतलब सहायता के लिए, यहाँ है सहायतार्थम, सहायता के लिए अर्थ संचय किया। अकरोत माने किया, अर्थ संचय मतलब धन का संचय किया। अर्थ माने धन, बेसिकली उन्होंने पैसे जमा किए, दान लिया, लोगों से अवदान लिया और अर्थ संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत आकर, प्रति आगत्य मतलब वापस भारत आकर, मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारत वापस आकर मुंबई नगर में, मुंबई शहर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में असहाय स्त्रियां रहती थीं। असहाय मतलब जिनका कोई नहीं था, जिनका घर नहीं था, परिवार नहीं था, संबंधी नहीं थे, कोई सहारा देने वाला नहीं था, ऐसी असहाय स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। और वहाँ पर ये उस आश्रम में वहाँ पर महिलाएं मुद्रण माने छपाई का काम, प्रिंटिंग का काम, टाइप जो टाइपराइटर से टाइप करते हैं, और काष्ठ कला दिनांच मतलब लकड़ियों की जो कलाकारी होती है, लकड़ी से कुछ सामान जो बनाए जाते हैं, वह प्रशिक्षण भी लेती थी। प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, उन चीज़ों का वह ट्रेनिंग लेती थी, प्रशिक्षण लेती थी। कौन लेती थी? वो महिलाएं लेती थी जो वहाँ उस आश्रम में रहती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु पुणे नगर में, मुंबई से हटकर जो पुणे जगह है, वहाँ पर इसका स्थान परिवर्तन हो गया। मतलब उन्होंने पहले इस सदन की स्थापना मुंबई में की, लेकिन बाद में उन्होंने इसको मुंबई से पुणे में कर दिया। पुणे नगरस्य समीपे केडगांव नामने स्थाने मुक्तिमिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके पश्चात, ततः मतलब उसके बाद, पुणे नगर के नज़दीक, पुणे शहर के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक एक और संस्थान की स्थापना उन्होंने की, उनके द्वारा की गई। तया मतलब उनके द्वारा। किनके द्वारा? रमाबाई के द्वारा उन्होंने एक और संस्थान, एक और संस्था बनाई, एक और संस्था की स्थापना की। कहाँ पर? केडगांव में, जो पुणे नगर के समीप है। यत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं
जीवनम यापयन्ति। और वहाँ अब भी बेसहारा महिलाएं, कैसी महिलाएं, जिनका कोई नहीं है, घर बार नहीं है, ऐसी महिलाएं ससम्मान जीवन बिताती हैं, पूरे सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ, कई कलाओं का ट्रेनिंग लेती हैं, आत्मसम्मान के साथ कमाती हैं, खाती हैं, रहती हैं, बड़े ही सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। अब है 1922, इसको कैसे बोलेंगे संस्कृत में? तो जब 1800 था तो अष्टादश शतम बोला। अब अगर 1900 है तो हम क्या बोलेंगे? नवदश शतम अधिकम द्विविंशति। नवदश शतम अधिकम द्विविंशति तमे ख्रीष्टाब्दे रमादेवी महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। अनेक भाषाओं में निपुण थी मतलब उनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था, वे कई भाषाओं की जानकार थीं। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अलावा, मतलब समाज सेवा का कार्य तो आपने अभी देखा कि उन्होंने कैसे महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया, विधवा के अच्छे जीवन के लिए काम किया। उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने उनकी शिक्षा के लिए काम किया, उनके आत्मसम्मान के लिए संस्थान की स्थापना की। तो ये सारे समाज सेवा के अलावा लेखन के क्षेत्र में भी, मतलब लिखने के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। क्या योगदान है? तो उन्होंने क्या किया? स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। मतलब स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। उन्होंने ये दो प्रसिद्ध किताबें लिखी जिनका नाम स्त्री धर्म नीति है और हाई कास्ट हिंदू विमेन है। तो यह उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस प्रकार से अभी आपने सिर्फ इसको पढ़ना सीखा। अगले भाग में हम इसके व्याकरण पक्ष को भी देखेंगे और थोड़े और विस्तार को देखेंगे। आज हमने इस पाठ को पढ़ना सीखा है, तो अभी के लिए इतना ही। पुनः मिलामः। धन्यवादः।